बजट तो आ गया और ये बजट आवाम के लिए कैसा होगा और आवाम को इससे कोई तवक्कुआत हैं इस बजट के आने के बाद? क्या कोई महंगाई कम होगी या उनकी अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होंगी? पहले आवाम की राय आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 80% बढ़ गई है और हमारी जो तनख्वाह है ना वो 20% भी नहीं बढ़ी। बजट आने से हमारा क्या फ़ायदा? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। महंगाई तो वही अपनी जगह पर है, तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है, गरीब बंदा मर रहा है। नौकरियों के लिए काम होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है इदारों के लिए सैलरीज़ बढ़ें, प्राइवेट इदारों की भी सैलरीज़ बढ़नी चाहिए। मैं समझता हूँ असल आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और सैलरी बढ़नी चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, जिस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ महंगे, हर चीज़। दवाई लेनी मुश्किल हो गई है, आटा घ्यो महंगी, दालें, हर चीज़, किसी चीज़ को हाथ नहीं मिलता। अगर आटा मिलता है तो गरीब आदमी को वो भी लाइनों में लाके मिलता है। ये अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। ये जो बजट पेश किया है ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया है। ये बिल्कुल इसमें गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये इन लोगों ने सरकारी लोगों को फ़ायदा दिया ना, जो हम जैसे मजदूर बन रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया। वो तो जैसे लटके थे वैसे ही लटक गए हैं। सरकारी तो आवाम को तो कोई ख़ास उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जो बजट पेश किया गया साल 2023-24 का वो 9 जून को जिसमें हुकूमत की तरफ से बड़े मुश्किल मुआशी हालात में एक ज़िम्मेदाराना बजट उसको करार दिया गया। मगर अगर बजट की तफसीलात में हम जाएं तो बहुत से पहलू ऐसे हैं जिन पर बात की जाना बहुत ज़रूरी है। तो बज़ाहिर ये बजट ऐसा ही है जैसा इलेक्शन से पहले का बजट होता है। इसमें कारोबारी तबके और सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबरें हैं, लेकिन निजी इदारों के तनख्वाहदार तबके और आम पाकिस्तानी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 30 से 35% का इजाफा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद है ही कितनी? वो तो आटे में नमक के बराबर है। और बजट में महंगाई कम करने के हवाले से कोई ख़ास इक़दाम दिखाई नहीं दिए। गो कि बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ों में मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन टैक्सेस को कम भी नहीं किया गया, सब्सिडी भी नहीं दी गई। कुछ रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना को ये कहते हुए हमने सुना कि इस मरतबा आवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा। आवाम की नज़र में तो आवाम दोस्त का मतलब यही होता है कि महंगाई कम हो, उनकी आमदन में इजाफा हो। मगर इस बजट से ना तो आटा, दाल, चीनी, बिजली सस्ती होंगी और ना ही महंगाई में कमी होगी, ना ही कोई आमदन बढ़े के इम्कानात मौजूद हैं। असल मसला निजी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन का है। उनकी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? सिर्फ कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपये ऐलान कर देना काफ़ी है? कारोबार की बुरी सूरत हाल की वजह से निजी इदारों के मुलाजमीन जो हैं वो उनको निकाल रहे हैं ताकि उनके फिर अखराजात को कम किया जा सके। अब इन मामलात को तो बजट में ज़ेर बहस लाया ही नहीं गया। तो बजट का जो हुजम था 14,460 अरब रुपए, यानी कि हुकूमत के मुताबिक वो 14,460 अरब रुपए मुख्तलिफ ज़राए से वसूल करेंगे और उतनी ही रकम एक साल में खर्च भी करेंगे। अगर हम अखराजात पर नज़र डालें तो मालूम ये होता है कि 7,303 अरब रुपए सूद की अदायगी में जाएंगे, 761 अरब पेंशन पर जाएंगे, 1,804 अरब दिफा में जाएंगे, 1,464 अरब ग्रांट्स में और 1,074 अरब सब्सिडीज़ में, 714 अरब सिविल सरकार में जाएंगे, 200 अरब एमरजेंसी में और 1,140 अरब जो हैं वो तरक्याती कामों पर खर्च होंगे। क्या ये हुकूमत ये रकम हासिल कर पाएगी और क्या इतने ही अखराजात करेगी? और ये सब हो भी गया तो सवाल फिर भी घूम फिर के वही कि आखिर आम आवाम के हिस्से में क्या आएगा? तो बजट से जो कहा जाता है आवाम दोस्त होगा, तो ये आवाम दोस्त का नाम ही सिर्फ रह गया है। ये आवाम दोस्त बजट तो होता ही नहीं है। इसी पर हम बात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़िशान मर्चेंट साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ज़िशान साहब, टैक्सेस लगाए भी गए, कुछ चीज़ों पर टैक्सेस जो थे वो पहले जैसे ही रखे गए, लेकिन सवाल वही कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे वो तो नहीं हैं, वो तो अब भी आराम से हैं। जो आप जैसे मुझ जैसे लोग हैं जो टैक्स देते रहे वो आज भी टैक्स देंगे, उससे ज़्यादा देंगे, अब भी उन्हीं की जेबें काटी जाएंगी। फिर नया क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस बजट में सिर्फ जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही मजीद बोझ डाला जा रहा है और एक मामूली सा टैक्स लगाया है नॉन फाइलर्स के लिए कि जो बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा निकालेगा पैसे, तो 50,000 रुपए निकालने पे उसको 300 रुपए उससे टैक्स ले लिया जाएगा और उसको बोला जाएगा बस तुमसे और कोई टैक्स नहीं लेना, ये 300 रुपए तुमसे बहुत हमने टैक्स ले लिया। लेकिन इसका असर ये आएगा कि मुझ पे, आप पे, हम सब पे जो है
टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। अभी आपने जैसे बजट की बात की कि बजट में तकरीबन जो है 9,200 अरब जो है वो टैक्स से हासिल करना है। पिछले साल का जो टारगेट था वो 7,200 अरब था। अब जब 7,200 अरब ही हासिल नहीं हुआ है तो ये 9,200 कैसे हासिल होगा, ये सोचने वाली बात है ना। बिजनेसेस जो है वो सही अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना जो है एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना जो है ट्रेड में कोई खातिर खा काम हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टारगेट्स जो भी बनाए गए हैं ये जो है बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं। नहीं और तो ये जो टारगेट्स बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स में ही रह जाते हैं, इनकी रियलिटी तो कहीं होती नहीं है ज़िशान साहब। देखिए अब इन्होंने किया क्या, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब पिछले 2-3 रोज से फरमा रहे हैं कि देखिए हमने बड़ा जबरदस्त इसको प्लान किया हुआ है, और प्लान इस तरह से किया कि वो ये कहते हैं कि 30% टैक्स बढ़ाया है, जिसमें 21% तो इन्फ्लेशन से कवर हो जाएगा, 3.5% ग्रोथ से कवर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 24.25% होता है तो ये कवर होगा कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह ये है कि 5.5% का एक गैप है। इसके अलावा जो है आप ये देखें कि अगर टारगेट जो ऐसे बनाए जाएं कि जो अचीव करने जैसे हो, मुझे तो इस वक्त ऐसा लगता है कि ये जो भी टारगेट बनाए हैं इसमें ये बहुत जल्दी जो है ये एक और कोई मिनी बजट टाइप की चीज आएगी और हमें फिर मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इस बजट को थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो इस बजट में ना रिटेल सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स लगाया गया, ना होलसेल सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स लगाया गया। एग्रीकल्चरल सेक्टर तो है ही सेक्रेट काउ, एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो बात करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये सूबाई जो है टैक्स है, सूबे से इन्फोर्समेंट होती नहीं है तो एग्रीकल्चर के मन में टैक्स रिसीव होता ही नहीं है। तो परेशानी ये है कि जैसे अभी आपके जो व्यूअर्स जिनका आपने थोड़ा सा सुनाया में बातचीत, वो सही कह रहे हैं कि किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जब तनख्वाह नहीं बढ़ेगी और महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो कैसे फिर इंसान गुजारा करेगा ना, यही तो सवाल है। मियां जाहिद हुसैन साहब, जब सनतें लगेंगी नहीं, सनतें लगती हैं तो रोज़गार बनता है, रोज़गार आता है। आप महंगाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके सेक्टर की बात करूं तो क्या आपको लग रहा है ये बजट बेहतर है आप लोगों के लिए? जी, मैंने उस दिन बजट पे जो अपनी कमेंट्री दी थी, अपने ओपिनियन दिया था, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि बजट में बहुत सारी अच्छी डायरेक्शंस हैं, मगर इंडस्ट्री के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। और इंडस्ट्री के लिए कोई इसमें मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इसमें बिल्कुल कतन नदारत है। तो बात यह कि मैंने कहा था कि 108वें नंबर पे है पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने पे कुछ थोड़ी बहुत भी तवज्जो दे देती, कुछ गैस बिजली की अवेलेबिलिटी पे तवज्जो दे देती, तो इंडस्ट्री कुछ ना कुछ चलने के काबिल होती। और 21% जो मार्कअप है उसके ऊपर आप इंडस्ट्री कैसे रन कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई इंसेंटिव नहीं नजर आया। इंसेंटिव तो हमें कहना भी नहीं चाहिए, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होनी चाहिए, 21% जो मार्कअप है वो कम होना चाहिए। इसी तरीके से हम पाकिस्तान जो है वो 108वें नंबर में है दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। उसमें हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए। जब ये चीज़ें हम ठीक करेंगे, यानी एनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी और सर्वाइव करेगी। अभी इस वक्त तो इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर रही। और जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इससे हमारी मुराद ये है कि हमारी बिजली और गैस महंगी होने की वजह से हम जो माल बनाते हैं वो अगर कैप्टिव मार्केट यानी पाकिस्तान में बेचना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें कॉम्पीट करना पड़ता है। तो हमारी जब कीमतें ज्यादा होंगी या कॉस्ट ज्यादा होगी तो हम जाहिर है कि उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जब कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे तो हमें जो 30 अरब डॉलर का जो हमें एक्सपोर्ट करनी है वो कहाँ से होगी? वो नहीं होगी। इसी वजह से इस साल भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 अरब डॉलर की बजाय को 25-26 अरब डॉलर होंगी। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर गिरती जाएंगी तो फिर हम इंटरनेशनली कैसे मुकाबला करेंगे? और हमें तो डॉलर ही चाहिए ना मुल्क को बचाने के लिए। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज नीडेड है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो डॉलर है, और डॉलर आना है एक्सपोर्ट से, लोकल सेल से तो आना नहीं। तो उसके लिए हमें इसको बेहतर करना होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना होगा, और उसका हल जो है वो कहीं दुनिया में कहीं और छुपा हुआ नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर ही उसका हल छुपा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ठीक होगी। वो इस तरह ठीक होगी कि जो बिजली की हमारी चोरी चकारी है उसको बंद करना होगा। लाइन लॉसेज जो दुनिया में 8% है,
हमारे यहाँ वो 12 से 22% है। तो लाइन लॉसेस को हमें ठीक करना होगा। जो बिजली के बिल लोग पे नहीं करते, वो जब लोग पे नहीं करते तो मुझे और आपको पे करने पड़ते हैं ना, तो फिर हमारी कॉस्ट पे आता है। तो ये चीजें जो हैं, ये इसका हल हमारे अपने दरमियान। जाहिद साहब, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ना। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है। आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत जो भी आती है, बजट आता है, फिर मिनी बजट आता है, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो नहीं हमें नजर आता कभी भी कि वो लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग करें, जो आप बातें कर रहे हैं। तो उसमें बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हम आप देखें कि 3000 अरब रुपए हमारा इस वक्त सर्कुलर डेट हो गया है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि हल हमारे अंदर मौजूद है और हमारी कैपेसिटी है इन चीजों को ठीक करने की। और अगर हम ठीक नहीं करेंगे, यानी मैं और आप सर्कुलर डेट बढ़ाते चले जाएं, बिल पे ना करें, गैस बिजली चोरी कर लें, तो क्या IMF हमें कब तक पैसे देगा? सऊदी अरब कब तक हमें पैसे देगा? या चीन कब तक देगा? एंड ऑफ द डे सऊदी वजीर खजाना ने कहा था ना कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम कब तक देते रहेंगे? तो बात यह है कि हम अपने चीजों को क्यों नहीं ठीक करते? तो गवर्नमेंट ये चीजें अपने एंड पे, पाकिस्तान के एंड पे ये चीजें ठीक करनी होंगी। इसी तरीके से हम 800 अरब रुपया मैं और आप देते हैं, मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं। वो पैसा जो है, ये जो सरकारी इदारे जो हैं, गवर्नमेंट के इदारे, 80 इदारे हैं, इनमें लॉसेज हो रहे हैं, तो इनको भी हमें ठीक करना होगा। अगर ये चीजें हम ठीक कर लें तो हल तो हमारे अंदर मौजूद है। हमारी कॉस्ट भी ठीक हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट भी ठीक हो जाएगी। और अभी जो 7000 अरब रुपए का हमारा जो इसमें बजट डेफिसिट है, तो उसके लिए भी तो हमें पैसे बोरो ही करने होंगे ना। पैसे बोरो करने के लिए हमें या तो IMF पैसे दे, या वर्ल्ड बैंक दे, या एशियन डेवलपमेंट बैंक दे, तो उनके पैसे जो होते हैं वो बड़े सस्ते मार्केट पे होते हैं। और अगर उन्होंने ना दिए तो हमें फिर पाकिस्तान से ये पैसे अपने बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान में रेट 21% चल रहा है। अगर आप वर्ल्ड में दूसरे कमर्शियल बैंकों से, चाइना वगैरह से लेंगे तो वो आपको 8-9% पे मिलेंगे। तो इसलिए कमर्शियल लोन्स पे जाने की बजाय या अपने पाकिस्तानी बैंकों से लोन लेने की बजाय हमें वर्ल्ड के जो इदारे हैं, IMF वगैरह है, इन्हीं के पास जाना होगा। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन मियां जाहिद हुसैन साहब, हमारे साथ ही आप रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।